अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं वो आ जाता है स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम किसको बोलते हैं? तो स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर वेंट्रिकल पर बीट, ठीक है, जितना क्या इजेक्ट हो रहा है पर वेंट्रिकल पर बीट वो कितना होता है? तो 70 ml, ठीक है, पर बीट कितना होता है? तो 70 ml इजेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि मिनट वॉल्यूम मीन्स कार्डिक आउटपुट कितनी है, ठीक है। तो उन्हें बताई गई है कि जो कार्डिक आउटपुट है तो उसको हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? स्टॉक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट। स्टॉक वॉल्यूम हमने ऊपर बोल दिया है कि 70 ml होता है। जो हार्ट रेट है हम बता चुके हैं 65 to 75 है, तो 70 हमने एवरेज मानकर क्या किया, जब हम इसको करते हैं तो कितना निकल जाता है? अराउंड 5 लीटर्स। कितना निकल जाता है? अराउंड 5 लीटर्स जब हम इसको करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कार्डिक इंडेक्स। तो कार्डिक इंडेक्स क्या होता है? तो कार्डिक आउटपुट अपॉन सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हमें कार्डिक इंडेक्स निकालना हो तो क्या करना है? कार्डिक आउटपुट जितनी हमारी निकली है कार्डिक आउटपुट, जिसको हम बोल देते हैं माइन्यूट वॉल्यूम, ठीक है, उसको करते हैं, उसको डिवाइड कर देना है सरफेस ऑफ बॉडी के साथ। तो कितना आएगा? 3.1 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर मिनट, ठीक है, ये बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स। पहले अकेला था स्ट्रोक वॉल्यूम जो क्या है 70 ml है, अब आ जाता है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स क्या क्या मतलब होता है? तो उसमें होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारा 70 है अपॉन क्या कर देना है? सरफेस, मतलब डिवीजन किसके साथ करनी है? तो सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। अगर हम उसको करते तो आ जाता है 40 ml पर स्क्वायर मीटर। कितना आ जाता है? अप्रॉक्स, मतलब 40 ml पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्या थे? एक वॉल्यूम्स थे कि हाँ भाई कि अगर हम इसका सिंपल वॉल्यूम निकालो तो कितना है, अगर इंडेक्स रूप में निकालते तो कितना। अगर इंडेक्स होगा तो आपको क्या करना है? सरफेस ऑफ जो बॉडी है उसके साथ आपको क्या करना है? उसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट अगला आता है जो पॉइंट है वो आ जाता है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर में क्या है? तो ब्लड प्रेशर में आप लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो सिस्टोलिक एक डायसिस्टोलिक। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें होता क्या है, कई बार पूछ लेते हैं, डेफिनेशन रख देते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, जस्ट एक लाइन रख देंगे तो पूछेंगे कि ये किसके बारे में। तो आपको याद रखना होगा लेटरल प्रेशर इन द सिस्टमैटिक आर्टरीज दैट इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या आएगा? लेटरल प्रेशर, ठीक है, लेटरल प्रेशर इन द सिस्टमैटिक आर्टरीज दैट इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक सिस्टोलिक होता है एक डायसिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक जो बीपी होगा, ठीक है, उसका हम देखते तो कितना आता है? 120 mmHg, ठीक है, इसको नॉर्मल मानते हैं। और डायसिस्टोलिक कितना होता है? 80 mmHg। अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या है? चेंज होता रहता है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। एक ये हो गया नॉर्मल। अभी तो आजकल वैसे भी 170 और 110 और 170 मानते हैं, लेकिन गाइड्स में जो लिखा हुआ है 120 और 80, ठीक है, वही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर अगर निकालना हो तो हमने क्या करना है? सिंपल सिस्टोलिक माइनस डायसिस्टोलिक कर देंगे तो निकल आएगा 40, ठीक है ना, 40 mmHg आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है मीन्स आर्टेरियल प्रेशर। क्या आ जाएगा? मीन्स आर्टेरियल प्रेशर। तो उसमें हमने क्या करना है? उसमें जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उसमें करना है कि प्लस कर देना है 1/3 पल्स प्रेशर, ठीक है, 1/3 पल्स प्रेशर। जैसे कि हमने पल्स प्रेशर ऊपर निकाला है कि 40 आया है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 40 अगर हम इसको करते तो नॉर्मल जो हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर है तो वो कितना निकलता है? तो 93 mmHg। तो ये नॉर्मल होगा क्योंकि हमने जो ब्लड प्रेशर लिया है तो वो क्या लिया? नॉर्मल लिया था। 20 और 80 का 20 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो हम डायसिस्टोलिक है वो 80 ले रहे हैं, तो नॉर्मल अगर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 93 mmHg। उन्होंने मतलब जो रेशो निकाली है, जो भी आंसर दिया है वो किसके बिहाफ पे दिया है? तो उन्होंने नॉर्मल के बिहाफ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ बीपी। तो बीपी में उन्होंने क्या बोला? अगर जो हमारा डायसिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है ना, लेस देन 85 mmG है, ठीक है ना, mmHg है, तो क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल है। अगर क्या है बिटवीन 95 to 89 है तो वो नॉर्मल, हाई नॉर्मल है, ठीक है, नॉट हाई, इट्स अ हाई नॉर्मल, मीडियम टाइप, ठीक है। और जो अगर क्या है मोर देन 90 है तो वो क्या है? हाई में माना जाता है। उसके बाद सिस्टोलिक में आ गया, अगर सिस्टोलिक क्या है 140 से कम है, ठीक है ना, और साथ में क्या बोल दिया गया है कि जो डीबी है वो कितना बताया गया, मतलब डायसिस्टोलिक जो है वो कितना बताया गया है? 90 से कम है, तो उसको नॉर्मल में ही लेंगे, ठीक है। अगर 140 जो सिस्टोलिक में उन्होंने बोल दिया कि 140 to 159 आए, देखो 160 यहाँ पर एक रूल है कि वहाँ पर 160 या 170 या 180 ऐसे नहीं बोलते हैं, यहाँ पर 159 169 ऐसे बोला जाता है। तो अगर क्या है, अगर बोला गया कि उन्होंने कि 140 to 159 पे आए तो वो क्या है? बॉर्डर लाइन है, क्योंकि 159 मीन्स 160 से या 160 के ज़्यादा
ठीक है ना, होना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोल दिया जाता है। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू एज भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू एज में क्या, अगर 17 साल का कोई व्यक्ति है, मतलब कोई अगर एडल्ट है, तो उसका कितना होगा 120/80। अगर क्या है कोई जिसकी एज जो है वो 70 ईयर्स है, उसका अगर 160/90 भी रहता है तो भी क्या उसको नॉर्मल माना जाता है। ठीक है। और अगर एज क्या है 80 है, तो उसमें क्या है 180, 80 से याद रखना 180/95, उसको भी है नॉर्मल माना जाता है। उसमें उन्होंने बोला कि बीपी कैसे निकाला जाता है, तो बीपी में उन्होंने एक फॉर्मूला बताया गया कि कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ बीपी। ठीक है ना। डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना कि कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है। वैसे भी हम क्या बोलते हैं कि जो प्रेशर है वो कहाँ पड़ रहा है, लेटरल साइड में पड़ रहा है, पेरिफेरल्स में पड़ रहा है, तो उससे याद कर लेना। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि बीपी को जब हम जांच करते हैं या फिर उसकी साउंड कैसे हम चेक करेंगे कि हाँ ये आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, तो उसमें होता क्या, उसमें फेजेस होते हैं। तो इन्होंने क्या है टोटल 5 फेजेस बताए हैं। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, टैप साउंड, मार्क सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं उसको पहले उसको कफ बांधते हैं, बांधने पे ये होता है कि जो कुबाइटल फोसा होता है उससे क्या होता है कि एक उंगल या फिर 2 उंगल, ठीक है, उसका डिस्टेंस रखते हैं। और नीचे जो होगा वो कितना, अगर कपड़ा किसी ने डाला, जैसे क्लोथ्स किसी ने डाला, तो 1 mm उतना ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, वो बेसिक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसको पंप करते हैं, उसके बाद जब हम उसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं तो एक टैप की आवाज़ आती है। तो मार्क उसको कर लेना है कि वो क्या आ जाता है हमारा SBP, दैट इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद फेज सेकंड, तो उसमें क्या आ जाता है मरमर साउंड, दैट इज़ अ अस्कुलेटरी गैप आ जाता है। थर्ड में उन्होंने बोल दिया वेरी लाउड साउंड। ठीक है, बीच में क्या होता है, लाउड एकदम से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंटेंसिव साउंड। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो हो जाता है मफल्ड साउंड, क्या आ जाता है मफल्ड साउंड। और जो फिफ्थ है जिसमें क्या होती है ऑल साउंड्स आर डिसअपियर, उसको क्या हम मान लेते हैं कि इट इज़ मार्क्स एज अ डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वेलोसिटी ऑफ द पल्स। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स क्या होती है, तो वैसे हम आगे जाके वेलोसिटी ऑफ ब्लड भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ जो पल्स है, पल्स काफ़ी फास्ट होती है, तो उन्होंने बोला कि इन जो यंग पर्सन है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ पल्स है तो उसकी कितनी बोली गई, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। इन ओल्ड एज में क्या है 7 मीटर पर सेकेंड रहेगी। और ब्लड देख लो, ब्लड कितना बोला गया, तो 0.25 मीटर पर सेकेंड बताया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो पल्स डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो उन्होंने बोला ड्यू टू दी वेरी लो स्ट्रोक। ठीक है ना, ड्यू टू दी वेरी लो स्ट्रोक। ठीक है, इफ़ पल्स डाइज बिफोर रीचिंग द व्रिस्ट दैट इज़ कॉल्ड अ पल्स डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो इसमें लो स्ट्रोक हो जाता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना वो लो हो जाता है। लो होने की वजह से क्या होता है, जो पल्स होती है वो क्या है, जो रिस्ट जॉइंट होता है, हम फील करते हैं ना पल्स को, तो उन्हें वही चीज़ बोली गई कि ड्यू टू वेरी लो स्ट्रोक वॉल्यूम इफ़ द पल्स डाई बिफोर रीचिंग द व्रिस्ट दैट इज़ कॉल्ड अ पल्स डिफेक्ट। ये पल्स गायब हो जाती, दिखती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अरिदमिक पल्स। तो अरिदमिक पल्स जो होती है दैट इज़ फाउंड इन दी एक्स्ट्रा सिस्टोल। कहाँ फाउंड होती है, तो एक्स्ट्रा सिस्टोल में, आर्टीरियल। ठीक है ना, अरिदमिक मतलब कई बार सुनाई देती है, कई बार फीवेबल होती है, कई बार नहीं होती है, तो डैट इज़ फाउंड इन द एक्स्ट्रा सिस्टोल में। ठीक है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन में, और दूसरा क्या है हार्ट ब्लॉक में दिखाई देती है। उसके बाद थ्रेडी पल्स इज़ ड्यू टू दी वेरी लो पल्स। ठीक है ना, वेरी लो पल्स वॉल्यूम। और एक होता है वाटर हैमर पल्स, जिसमें क्या होता है एकदम से धक धक ऐसे, मतलब एकदम से फील बहुत ज़्यादा होती है, तो सडन फोर्सिबल अपस्ट्रोक। ठीक है ना, जिसको सडन फोर्सिबल अपस्ट्रोक भी बोलते हैं। और फॉलोड बाय दी अब्रप्ट द पल्सेस फाउंड इन द एओर्टिक एंड। इसमें बस आपको यही याद रखनी है, पूछ ली जाती है कि थ्रेडी से याद रखना कि थ्रेड जो होता है वो पतला होता है, तो जो पल्स होगी वो भी कैसे चलेगी, लो चलेगी। ठीक है। और वाटर हैमर है, हैमर में क्या करते हैं, मारते हैं ज़ोर से, तो सडन फोर्सिबल अपस्ट्रोक होगी। ठीक है, ये भी हो गया। पल्स डिफेक्ट कब होगी, जब वो क्या है रिस्ट जॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगी हमारे, ठीक है ना, रिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अरिदमिक क्या होती है, दैट इज़ फाउंड इन दी एक्स्ट्रा सिस्टोल आर्टियल फिब्रिनेशन एंड इन अ हार्ट ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है ECG। ठीक है, क्या आ जाता है ECG की फुल फॉर्म पहले तो पता होनी चाहिए क्या होती है, दैट इज़ ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो इन थोवन ने डिस्कवर किया था। ECG जो मशीन है वो क्या रिकॉर्ड करती है, तो रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल को नोट करती है। इसमें याद क्या करना होता है, इसमें क्या होती है, टोटल 12 लीड्स होती हैं। ठीक है ना, 12 लीड्स होती हैं इन ECG में। ठीक है।
और जो लिड्स होती है ना उसमें करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। 3 होते हैं बाइपोलर में और जो 9 होते हैं वो होते हैं यूनिपोलर लिड्स में, ठीक है। अब बाइपोलर जो लिड्स होते हैं उसी को स्टैंडर्ड बोल देते हैं, उसी को ही क्या है इंथोवेन लिड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाती है। होता क्या है कि ये देखो 3 है, 3 में देखो क्या क्या लिखा है, फिर आपको ये चीज़ सारी समझाते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, इन्होंने 3 लिखे हुए हैं। 3 में क्या है, जो लेड 1 है उसमें क्या है लेफ्ट फोर आर्म एंड द राइट फोर आर्म, ठीक है। इसमें क्या है, एक तरह से ना इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं एक तरह से कंडक्शन टाइप या फिर एक कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन की तरह याद कर लेना कि जो फर्स्ट लेड होगी वो क्या करेगी, लेफ्ट फोर आर्म और क्या होता है राइट फोर आर्म, ठीक है। तो देखो एक आदमी बनाया है, उसका क्या है हाथ बनाए, उसने हाथ खोले हुए हैं एक तरह से दिखाने के लिए कि एक लेफ्ट साइड हो गया, एक क्या हो गया राइट साइड हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि लेफ्ट फोर आर्म एंड द राइट फोर आर्म, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो हमने एक सीधी लाइन खींची है ये वाली, तो वो क्या है लेफ्ट से राइट, ठीक है, वो दिखाने के लिए। उसके बाद ये सीधी लाइन खींचती, उसके बाद उन्होंने देखो राइट तक वो पहुंच गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे याद कर लेना कि ये जो कनेक्शन था यहाँ तक गया, राइट तक गया, ठीक है, ये सीधी एक लाइन खींची, ठीक है, राइट तक गया। अब राइट के बाद उन्होंने क्या बोला कि जो सेकंड है वो क्या गई, राइट फोरआर्म टू लेफ्ट लेग। अब राइट लेग की तरफ नहीं गया, वो लेफ्ट लेग की तरफ गया। अब देखो कि जो हमने ये वाला नीचे किया है वो किधर किया है, वो लेफ्ट लेग की तरफ किया है, ठीक है, लेफ्ट लेग की तरफ किया है, ये भी हो गया। उसके बाद लेफ्ट जो लेग है दैट इज़ अ लेफ्ट फोर आर्म, तभी तो जो लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट के साथ कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रायंगल बना दिया है। तो उन्होंने यही बोला कि जो बाइपोलर है याद रखना कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लेग आ गया, लेफ्ट लेग से लेफ्ट आर्म, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हुआ लेफ्ट पे ही ख़त्म हुआ, ठीक है ना, लेफ्ट फोर आर्म से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट फोर आर्म से ही ठीक हुआ, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये था हमारा बाइपोलर का। अब आ जाता है हमारा यूनिपोलर का। किसका आ जाता है, यूनिपोलर का। तो यूनिपोलर का याद रखना कि कितने होते हैं, तो 9 लिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 9। उसमें इन्होंने क्या किया, जो 6 थे वो चेस्ट में हो गए हैं और जो 3 है वो किस में, लिम्स में चले गए हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 3 जो लिम्स में गए हैं पहले ये देख लेते हैं, इसमें वही है राइट फोरामेन, लेफ्ट फोरामेन और लेफ्ट फुट, ठीक है, ये हो गए। इन्होंने क्या है यहाँ पर आ जाता है यूनी, बाइपोलर तो है ही नहीं है, यहाँ यूनी है, तो इसलिए क्या है सिर्फ अकेला अकेला नाम लिख दिया। बाइपोलर में 2-2 थे इसलिए क्या है 2-2 के नाम लिख दिए, ठीक है। ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। यूनिपोलर लिम्ब। अब क्या है चेस्ट के बारे में आ जाता है। चेस्ट में आपको बस थोड़ा सा इमेजनरी इसी की तरह ही बनानी है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता है सबसे पहले कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है ना, क्या किया हमने, फोर्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस थी राइट बॉर्डर ऑफ द सेप्टम वहाँ किया, ठीक है। याद रखो कि सबसे पहले हम क्या थे, अब देखो एक एक यूनिपोलर है तो एक पे ही जाएगा, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस की क्या है राइट बॉर्डर ऑफ सेप्टम, ठीक है, राइट बॉर्डर की तरफ की। राइट बॉर्डर से हमने कहाँ जाना, लेफ्ट बॉर्डर में, ठीक है, वही है सेम टू सेम वही पोजीशन है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट बॉर्डर ऑफ सेप्टम, यहाँ चले गए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या बोला गया है, अब इसको छोड़ दो अभी मिडल वाले को, फिर आ जाओ नीचे। नीचे उन्होंने क्या बोला कि इंटरकोस्टल, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिर कहाँ जाना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाना है, लेकिन पूरा कंप्लीटली लेटरल साइड ना जाकर उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने वर्ड बोला गया है मिड क्लेविकुलर लाइन। कौन सी है, मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन आप समझ लो कि जैसे कि स्टर्नम होता है उसको सेंटर माना जाता है रिब्स का, ठीक है। तो सेंटर से लेके और जो रिब्स की साइड होगी उसके बीच में एक लाइन लगाई जाती है, उसको बोल देते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन होगी। उसके बाद आ गया कि जो V5 है, मतलब कि जो है, तो उसमें बोला गया है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू दी एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। याद रखना क्या आ जाता है, एंटीरियरली एक्सिलरी लाइन, ठीक है, एंटीरियरली एक्सिलरी लाइन। तो इसमें जो एक तरह से बनता है ना वो कुछ इस टाइप का ही बनता है, ठीक है, एक मिनट, ऐसे करके कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। वो जब, बस आपको इतना याद रखना कि जो फर्स्ट होगा वो फोर्थ, जो फोर्थ से स्टार्ट करना है, फोर्थ के 2 आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, एक आ जाता है कि फोर्थ का राइट बॉर्डर ऑफ सेप्टम, दूसरा आ जाता है लेफ्ट बॉटम सेप्टम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि जो फोर्थ है, हम थर्ड को बाद में देखते हैं, तो फोर्थ में आ जाता है कि फिफ्थ इंटरकोर्सल आ गया, ठीक है, उसका मिड क्लेविकुलर ले लिया, और जो फिफ्थ है तो उसका क्या ले लिया इन्होंने, एंटीरियर एक्सिलरी बोल दिया, और फिफ्थ बाद में क्या बोल दिया, मिडल एक्सिलरी लाइन बोल दिया, ठीक है। और जो थर्ड है, थर्ड जिसको छोड़ा था वो क्या था, मिडवे था। मिडवे किसका था, सेकेंड और फोर्थ का, ठीक है ना, V2 का और V4 का,
ठीक है ना, ये क्या था, मिड वे था, जो हमने बीच में ऐसे लाइन लगाई थी वो क्या था, वो मिड वे था। ठीक है, इस चीज़ से क्या हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको। बस आपको याद रखना कि इसमें टोटल कितने होते हैं, 12 लीड्स होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं वो बाईपोलर होते हैं और उसी तरह जो 9 होते हैं वो यूनिपोलर होते हैं। यूनिपोलर में भी 3 जो होते हैं वो चेस्ट में जाते हैं और जो 3 बचते हैं वो लिम्स में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो क्या आ जाता है। नेक्स्ट में ना ये देखो यहाँ पर PQRS वेव्स होती हैं, ये तो पता है ECG में ये होती हैं। तो एक जर्नल जैसे कि जो ECG होती है, जैसे हम देखते हैं ये कॉमन जो होती है वो ये चीज़ है PQRST। ठीक है, ये होता है। तो PQ जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को। जो QRS, ठीक है ना, जो एक तरह से ट्रेंगुलर बना रही है एक तरह से देखा जाए तो वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स को दिखाती है। जो Q है अकेले जो नीचे की तरफ है, तो डेट इंडिकेट्स द टाइम टेकन टू स्प्रेड ऑफ द एक्साइटेशन वेव्स फ्रॉम द SN नोड टू द कॉमन बंडल ऑफ हिज। ठीक है, वो एक तरह से क्या दिखाती है कि टाइम टेबल दिखाती है एक्साइटेशन का। ठीक है, फ्रॉम द SN नोड्स टू द कॉमन बंडल ऑफ हिज तक। ठीक है, उसके बाद जो T वेव है दैट इज इंडिकेट्स, जो T ये वाली जो T वेव्स है दैट इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर में 2 चीज़ें दिखाती हैं, एक तो QRS भी कॉम्प्लेक्स दिखाती है और जो T वेव है वो भी क्या है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दिखाती है। अब आ जाता है PR। तो देखो P ये वाला है, R ऊपर है, तो इसके बीच में जो बचता है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, PR इंटरवल इज द इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द P वेव एंड द एंडिंग बिगनिंग ऑफ द P वेव एंड टू द बिगनिंग ऑफ R वेव। ये तो पता ही है कि यहाँ जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ से P स्टार्ट होता है वहाँ से ही R स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से P स्टार्ट होता है वहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ पर R स्टार्ट होता है, ये हो गया PR इंटरवल। और ST कौन सा सेगमेंट होगा, दैट इज एक्सटेंडेड द एंड ऑफ द S। याद रखना, द एंड ऑफ द S एंड द बिगनिंग ऑफ द T, या ना सही नहीं, बिगनिंग ऑफ द T ये हो गया, एंड ऑफ द S ये हो गया, मतलब कि दोनों का जो हम मानेंगे उसको ST मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आ जाता है, इन्होंने जस्ट सेगमेंट बता दिए कि PR का इन्होंने बताया कि PC स्टार्टिंग, R की भी स्टार्टिंग, लेकिन ST में इन्होंने क्या बोल दिया कि S की एंडिंग और T की क्या है, स्टार्टिंग। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, दैट इज़ ECG पेपर। ECG पेपर क्या है, दैट हैव द 2 एक्सिस। ECG जो पेपर होते हैं उसके 2 एक्सिस होते हैं, एक तो हो जाता है वर्टिकली, एक हो जाता है हॉरिजॉन्टली। जैसे कि हम ये चार्ट वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें ऐसे ही बनाते हैं ना, एक होता है हॉरिजेंटली, एक हो जाता है वर्टिकली। तो एक्स एक्सिस जो होता है दैट इज़ शो द टाइम्स। ठीक है, जो ये होगा तो वो क्या करेगा, टाइम्स को शो करेगा, या फिर इसको इन्होंने ऐसे ना बनाकर ये फिर सिंपल ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली जैसे भी करके, है ना। तो जैसे भी अगर आप टेबल देखना चाहो घुमा दो तो वो उल्ट हो जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस है दैट इज शो द टाइम्स एंड द वाई एक्सिस दैट इज शो द वोल्टेज। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट कितनी होती है, पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी भी गई है। स्पीड ऑफ पेपर मूवमेंट कितनी होती है, 25 mm पर सेकेंड होती है। मीन्स अ वेरी स्मॉल डिवीजन 1 mm टेक्स टाइम द, 1 mm कितना टाइम लेता है, तो 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है दैट इज़ अ स्मॉल यूनिट। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर 1 mm शो होगा तो वो कितना होगा, तो इट इज़ अ 0.1 MV वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया। अब आया था नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू सिर्फ आपको याद करनी है कि जो P वेव है, ठीक है ना, जो P वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें कितना है, 2.5 स्मॉल डिवीजन्स हैं। अगर हम इसका क्या है, स्मॉल अबव वो डिवीजन में है, अगर इसका टाइम के हिसाब से या वोल्टेज, टाइम नहीं वोल्टेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.1 होती है वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 मल्टीप्लाई बाई द 0.1 तो कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन मीन्स टाइम की बात करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई किया है, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है। देखो सिंपल सीधी सी बात है, हमने x और y बोला है। x में आपको सिर्फ इतना याद करना है कि कितना टाइम होता है, तो टाइम होता है 0.04 सेकेंड और वोल्टेज कितनी होती है, 0.1 MV। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने p का निकालना था, तो p में याद रखना कि जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो भी 2.5 है और जो इसका ड्यूरेशन है वो भी 2.5 है। तो इसको अगर हम टोटल हिसाब से निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, तो वो कितना बताया गया है, तो वो 0.1 बताया गया है। ठीक है ना, हमने वोल्टेज बता दिया गया था और ड्यूरेशन मीन्स टाइम तो हम बता दिया 0.4 है ऊपर। ठीक है, तो उन दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आता है 0.25 MB और 0.1 सेकेंड। ठीक है,
और पी आर इंटरवल की अगर पहले ही अकेले पी वी की बात कर रहे थे, अब पी आर इंटरवल की बात करेंगे तो जो पी के स्टार्टिंग से आर के स्टार्टिंग से जो बनता है इंटरवल, तो वो कितने सेकंड्स का बनता है, तो वो आ जाता है 0.12 टू 2.2 सेकेंड्स। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पीसीजी सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद माइनस क्यू आर एस जो कम्प्लेक्स है विद इन क्या आ जाता है 0.11 सेकेंड्स। हमने पढ़ा था ना ये कॉम्प्लेक्स होता है, वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स होता है, तो उन्होंने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स की टाइमिंग क्या है, तो उन्होंने बोला 0.11 सेकेंड्स होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि नॉर्मल जो हम ईसीजी देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें क्या है दिखती हैं। अब आ जाता है एबनॉर्मल ईसीजी। क्या आ जाता है एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग। उसमें क्या होता है जो पी आर इंटरवल होते हैं, ठीक है ना, पी आर इंटरवल अगर क्या हो जाए इसका बड़ा हो जाए, ठीक है ना, इंटरवल बड़ा हो जाए, तो उन्होंने बोला कि डिले द कंडक्टिविटी, ठीक है ना, डिले हो जाएगी कंडक्टिविटी किसकी, उन्होंने बोला एट दी एंट्रियो वेंट्रिकल नोड पे, ठीक है ना। अगर पी के जो इंटरवल्स हैं वो बड़े हो जाए, होने शुरू हो जाए, ठीक है ना, अगर पी के जो इंटरवल्स हैं वो क्या है बड़े होने शुरू हो जाए, तो उससे क्या है डिले होना शुरू हो जाएगा किसका, कंडक्टिविटी एट दी एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया कि अगर जो पी वेव है उसका क्या हो जाए हैव अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड द टाइम, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने ऊपर पढ़ा था जो पी वेव थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर उसका जो टाइम है नॉर्मल वो 0.25 MB है वोल्टेज, और जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकेंड है। अगर कि इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, इससे बढ़ जाए तो क्या होगा, दैट इज अ आर्टीरियल हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में ये क्या है बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है अगर वो ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर दे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना ले रहा है, तो 0.11 सेकेंड ले रहा है, तो अगर वो ज़्यादा लेना हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ बंडल ब्रांच ब्लॉक, क्या हो जाएगा, बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से भी क्या है क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब इन्होंने एक कंडीशन रख दी है दैट इज अ मायोकार्डिया इंफाक्शन। क्या हो जाता है, मायोकार्डिया इंफाक्शन। तो उसमें उन्होंने बोला कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हमने क्या डिफरेंट टाइप ऑफ ईसीजीज बताई हैं कि यहाँ पे ये कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्या बताने की कोशिश की है। अब देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया, एलिवेशन इन एक्यूट एंड द डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्रेशन इन क्रोनिक स्टेज एट द एसटी सेगमेंट्स। अब जो एसटी सेगमेंट होता है, मतलब हमने जो एसटी सेगमेंट ए बनाया था, ये हमने बनाया था ना, ये वाला जो पार्ट था दैट इज कॉल्ड एसटी सेगमेंट। उन्होंने बोला स्टार्टिंग में जो एसटी सेगमेंट होगा ना तो ये क्या होगा, एलिवेट होगा, एकदम से ऊपर जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है कि जो एसटी सेगमेंट है वो क्या है एकदम से ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट क्रॉनिकली वो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन में वो नीचे की तरफ क्या है आना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अगर एक्यूट कंडीशन होगी मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तो वो ऊपर जाएगा, अगर क्या होगी लेस कंडीशन होगी तो वो क्या है नीचे की तरफ जाएगा, क्रोनिक स्टेज में क्या है वो नीचे की तरफ क्या है आता रहेगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया कि प्रेजेंटेशन ऑफ क्यू वेव, जो प्रेजेंटेशन ऑफ क्यू वेव है इट शुड बी नॉर्मली एब्सेंट। कई बार क्या होता है जो क्यू वेव होती है ना वो भी दिखनी क्या है बंद हो जाती है, ठीक है। अब ऊपर देखो क्यू वेव कहाँ थी, तो क्यू वेव यहाँ थी, ये रही यहाँ रही क्यू वेव, ठीक है। तो क्यू वेव क्या है बिल्कुल ही या तो एकदम माइन्यूट होगी या तो दिखनी ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसको देखने के लिए क्यू वेव को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्यू वेव है ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है डिफरेंट टाइप्स दिखाए हुए हैं कि हर कंडीशन के साथ अलग होता है, तो बस दिखाने का कि यहाँ देखो क्यू वेव है ही नहीं है, तो देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ द क्यू वेव। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है इन्वर्जन ऑफ टी वेव। टी वेव इन्वर्जन होना मतलब यही चीज़, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन का बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ये आता है कि डिप्रेशन ऑफ क्या हो जाता है एसटी वेव्स, ठीक है ना, डिप्रेशन ऑफ एसटी वेव्स दैट इज़ कॉल्ड दी, मतलब नीचे की तरफ जो चली जाती हैं उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को ही हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन इस्चीमिया, मायोकार्डियल इन्फाक्शन ना बोलकर क्या बोल देते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पीवी जो इंटरवल है इज़ मोर देन 0.2 सेकेंड, ठीक है। अगर जो पीवी जो है वो इंटरवल है वो क्या है, अब देखो यहाँ पर हमने जो पीवी की इंटरवल रेट बताई वो कितनी बताई है 0.12 सेकेंड्स टू 0.2 सेकेंड। उन्होंने बोला अगर मोर देन 2 चला जाए तो क्या होगा, ए वी में क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ आर एस जो है वो क्या मोर देन अगर 11 चला जाए 11 सेकेंड तो क्या हो जाएगा बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट आता है उसको क्या बोल देते हैं दैट इज़ अ वोल्फ पार्किंसंस सिंड्रोम्स दैट इज कॉल्ड अ वाइट सिंड्रोम, ठीक है। वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम दैट इज कॉल्ड अ वाइट सिंड्रोम व्हेन देयर इज अ एडिशनल कनेक्शन टू दी नॉर्मल एवी जंक्शन, ठीक है, एडिशनल कनेक्शन हो जाता है एवी जंक्शन के साथ टिश्यूज़ के साथ कनेक्शन बिटवीन दी आर्टीरियल एंड द वेंट्रिकल,
दिस कनेक्शन इज कॉल्ड द बंडल ऑफ कैंट्स, ठीक है, इसमें क्या है, कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट पी आर इंटरवल्स एंड द बॉर्डर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बोल देते हैं, बॉर्डर्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान सिंड्रोम्स है उसमें इन्होंने इंडायरेक्टली यही बोलने की कोशिश की है कि इसमें जो पी आर इंटरवल्स हैं वो क्या है, शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब पी आर इंटरवल्स आपको याद होने चाहिए कितने होते हैं, तो 0.12 टू 0.2 सेकेंड, तो 0.12 जो है उससे क्या है, कम हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या इन्होंने बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अर्ली स्टेज ऑफ दी हाइपरकैलेमीनिया, ठीक है, तो याद रखना कि जो अर्ली स्टेज हो जाएगी किसकी, हाइपरकैलेमिया, तो उसमें क्या होता है, जो टी वेव्स होती है वो क्या हो जाती है, टॉलर हो जाती है। टी वेव, जो ये वाली टी वेव हम पढ़ रहे थे वो क्या हो जाएगी, और ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है, टॉलर ऑफ टी वेव। इन द प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया देन द एवी ब्लॉक कहाँ होता है, हमने अभी लास्ट ही पढ़ा कि एवी ब्लॉक कहाँ होता है, तो एवी ब्लॉक वहाँ होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो पीवी इंटरवल होता है दैट इज मोर देन 0.2 सेकेंड, ठीक है, वो हो जाएगा। एंड द एब्सेंस, इससे क्या हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ पी वेव, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एब्सेंस हो जाती है, जो फर्स्ट हमने बनाया है पी वेव, जैसे कि ये हमने पी वेव है तो वो क्या है, वही एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है, एंड क्यू आर एस जो होता है वो क्या और प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा हार्ट ब्लॉक। अगर हार्ट ब्लॉक हो जाए तो वो किस कंडीशन में होगा, तो एवी ब्लॉक हो जाएगा उस कंडीशन में। अब एवी ब्लॉक हमने कब पढ़ा था, जब क्या है, जो क्यू आर इंटरवल्स है वो क्या है, मोर देन 0.2 सेकेंड हो जाए, डिलेड एंड द एब्सेंस ऑफ द कंडक्टिविटी आर्टरियल एंड द वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें क्या, इसमें डिग्री बता दिया कि फर्स्ट डिग्री कब माना गया है, ठीक है ना, हार्ट ब्लॉक का फर्स्ट डिग्री कब माना गया है, वही जब एवी जो है वो क्या ब्लॉक हो जाए, मीन्स क्या है, पीवी इंटरवल्स क्या है वो क्या बढ़ जाए, प्रोलॉन्ग्ड हो जाए। सेकंड डिग्री कब माना है, सेकंड डिग्री माना है जब क्या है, ड्रॉप्ड बीट हो जाए, क्या हो जाए, ड्रॉप बीट, ठीक है, जो सम इम्पल्सेस है फॉल्स टू रीच दी वेंट्रिकल्स, ठीक है, जो सम इम्पल्सेस हैं वो क्या है, वेंट्रिकल्स तक पहुंचने के लिए फेल हो जाएं। और जो थर्ड डिग्री है उसमें क्या बोला, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, नो इम्पल्सिव फ्रॉम दी आर्टरियल रीच टू दी वेंट्रिकल्स, ठीक है, एकदम ज़ीरो। उसके बाद राइट बंडल ब्लॉक जो होते हैं, ठीक है ना, राइट बंडल्स जो ब्लॉक हैं दैट मे और मे नॉट ड्यू टू दी पैथोलॉजिकल कंडीशन, याद रखना कि एक लेफ्ट बंडल ब्लॉक होते हैं, एक राइट बंडल ब्लॉक होते हैं। जो लेफ्ट बंडल ब्लॉक हैं वो तो ऑलवेज ही क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल होते हैं एंड ऑलवेज ड्यू टू दी इस्चीमिया, लेकिन जो राइट वाले होते हैं इट मे और इट मे नो बी, ठीक है ना, मतलब कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है स्ट्रोक एडम सिंड्रोम्स, ठीक है, क्या आ जाते हैं, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, ए पर्सन हु हैज़ अ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री कौन सा था, दैट इज़ अ ड्रॉप्ड बीट, ठीक है ना, जिसमें क्या था, जो इम्पल्स थी वो रीच मतलब कि कहाँ पर, वेंट्रिकल तक पहुँचने के लिए वो क्या थी, फेल हो गई थी, उसको क्या बोल देते हैं, आदम्स सिंड्रोम, ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी स्ट्रोक आदम सिंड्रोम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सिक साइनस सिंड्रोम, तो ट्रिपल एस में किस में होता है, तो ड्यू टू दी सम डैमेज इन दी एस ए नोड, ठीक है ना, ड्यू टू दी सम डैमेज इन दी एस ए नोड इफ मे बी सिम्टम फ्री और द पीवी, ठीक है ना, याद रखना, ड्यू टू दी सम डैमेज इन दी एस ए नोड्स इफ इट मे बी, ठीक है ना, इट मे बी सिम्टम फ्री, कई बार दिखते भी हैं, और द पी वेव्स इन द ई सी जी माइट विद पीरियोडिकली मिसिंग, और जो ट्रिपल एस होता है इसमें क्या होता है, जो पी वेव्स होते हैं वो क्या मिसिंग मानी जाती हैं, ठीक है, मतलब मिसिंग रहती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमने जितनी भी सारी पढ़ी हैं वो ई सी जी के रिगार्डिंग पढ़ी हैं, ठीक है, इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि जो आदम्स सिंड्रोम है उसमें सेकेंड डिग्री आ जाती है हार्ट ब्लॉक की, और जो ट्रिपल एस है उसमें सिंपल क्या है, पी वेव जो है ईसीजी में वो फाउंड ही नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है एवरेज पीरियड्स ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का उन्होंने पूरा बताया हुआ है, 30 डेज़ का, मतलब 28 डेज़ का जो होता है, उसमें बताया गया कि जो फर्स्ट 4 डेज़ है दैट इज़ अ ब्लीडिंग फेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 4th to 14 डेज़ दैट इज़ अ पॉलीफरेटिव एंड द फॉलिकुलर फेज, जिसमें क्या है, सेल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी ऐसे मतलब बनता है, ठीक है, फॉलिकल्स आते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 14th डे जो होता है, ऑन 14th डे दैट इज़ कॉल्ड ओवल्यूशन डे, ठीक है। उसके बाद 14 to 28 डे होते दैट इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी फेज एंड दी लूटियल फेज, ठीक है, सेक्रेटरी फेज एंड दी लूटियल फेज। उसके बाद नेक्स्ट लेता है कि सेक्रेटरी फेज कौन सा होता है, तो सेक्रेटरी जो फेज होता है दैट इज़ यूट्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, जो यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं बिकम द टोटस एंड फिल्ड विद सिक्रीशंस। इसमें क्या होती है, सिक्रीशंस होती हैं जो क्या करती हैं कि सिक्रीशन में अक्कर फ्रॉम दी एंडोमीट्रियम,
एंडोमेट्रियम वॉल होती है ना, जो हमारा यूट्रस होता है उसकी 3 वॉल्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि सिक्रीशंस इज में अकर फ्रॉम द एंडोमेट्रियम विच एक्सक्रेम फ्रॉम दी, वो कहाँ से बाहर निकलेगी, तो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगी, दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन मिल्क। ये किसकी बात हो रही है, सिक्रीशंस की बात हो रही है, ठीक है। इसमें एक लिखा गया कि एक कंडीशन दी गई है, जब क्या है जो आर्ट्रियल्स हैं, ठीक है ना, जब जो आर्ट्रियल्स है वो क्या डायलेट हो जाए, आर्ट्रियल डायलेटेशन में चली जाए, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, जो वीनस हैं वो क्या ऑब्स्ट्रक्शन में चले जाए, उससे क्या पैदा होता है, तो उससे रिटेंशन ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, रिटेंशन, ब्लड क्या है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, रिटेंशन ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से इजेक्शन ऑफ पेनिस, हार्डनेस होनी शुरू हो जाती है, इजेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इजेक्शन ऑफ पेनिस क्या इफेक्ट करता है क्या नहीं करता। उन्होंने बोला कि जो इजेक्शन है डज नॉट इफेक्ट दी कॉर्पस, ठीक है ना, स्पॉन्जोनियस, ठीक है ना, थ्रू दी पेनिल यूरेथ्रल रन, ठीक है। उसके बाद एक बोला गया इन्होंने कि उसकी मोटेलिटी बताई गई है, सपोमेटोजोल की क्या है मोटेलिटी बताई है। तो उन्होंने बोला कि इनका जो पीएच है एट द न्यूट्रल, जो पीएच है वो कितना बोला गया है, तो 100 माइक्रोमीटर पर सेकेंड बताया गया है। एंड स्पर्म, इन्होंने बोला कि जो स्पर्म्स होते हैं ना उसमें क्या कंटेन होता है, तो बफर्स कंटेन होते हैं, दैट्स जो बफर होते हैं दैट मेंटेन्स दी वजाइना पीएच, वो क्या करते हैं वजाइना की पीएच को क्या है मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और वो कब कितने आवर्स तक मेंटेन रखते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बताया गया कि 7 to 10 आवर्स तक क्या है वो मेंटेन रखते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये भी बात बोली कि कॉज ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द कॉर्टिस, ठीक है ना, कि क्या है ड्यूरिंग द कॉर्टिस क्या है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो क्यों होती है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड। ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होता है, ड्यूरिंग द जेनेटिकल रबिंग। दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया और कौन सा, दैट इज़ अ नॉर एड्रेनलिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऑफ द सीमेंस, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। उसके बाद फ्यूल ऑफ द स्पोमेटोजोआ, फ्लू जो इनके फ्यूल होते हैं, ठीक है, जो इनको मतलब कि फ्यूल एज इनको बोला गया फ्यूल ऑफ स्पोमेटोजोआ, वो कौन है, फ्रक्टोज और सिट्रेट ऑफ दी सीमेंस, ठीक है। और क्या बोला गया है, नॉर्मल एचपी, बस इतना इन्होंने बोला गया है कि कॉज ऑफ जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है इसके क्या हैं 4 कारण इन्होंने मोस्टली बता दिया। एक तो ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है, दूसरा क्या आ गया नोराड्रेनालिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और द फ्यूल्स ऑफ प्रोटोजोआ। पूछ लिया जाता है फ्यूल्स ऑफ प्रोटोजोआ कौन से हैं, दैट इज़ द साइट्रेट ऑफ द सीमेंट एंड द फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि पूछ लिया जाता है कि एच बी ड्यूरिंग दी, नॉर्मल एच बी कितना माना जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 10.5 ग्राम पर 100 ml, दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल। उसके बाद बोला इन फीटस में, इन